के अपने मिनिस्टर्स होते हैं और उन सबको फॉलो करना, उन सबको तरीके से काम लेना। स्पोर्ट के भी अपने मिनिस्टर होंगे, फॉरेन अफेयर के भी अपने मिनिस्टर हैं, हर डिपार्ट के, रेलवे के मिनिस्टर हैं, रोड्स के हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है द मैजिकल डिकेड ऑफ इंडिया 2015 to 2025। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, वीडियो का टाइटल है द मैजिकल डिकेड फॉर इंडिया 2015 to 2025, हाउ इंडिया इज चेंजिंग। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों रिसेंटली हम लोगों ने आज़ादी के 75 ईयर्स जो है इनको सेलिब्रेट किया है और इन 75 ईयर्स के अंदर हमारे देश ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है इनको अचीव किया है और करेंटली हमारा देश जो है ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ जो है ये बन चुका है। इन 75 सालों के अंदर हमारे देश ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है इसको नोटिस किया है, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर यहाँ पर जो डेवलपमेंट किया गया है, जो ग्रोथ हम लोगों को देखने के लिए मिली है, वो उसके पहले के 65 साल जो हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे ये 2015 से लेकर 2025 के बीच का जो एक पूरा डिकेड रहने वाला है, ये इंडिया के लिए किस तरह से लाइफ चेंजिंग रहने वाला है और हम लोगों के लिए किस तरह से इस पर्टिकुलर चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेशनल हाईवेज़ के बारे में। 1950 से लेकर यहाँ पर 2015 के बीच में सिर्फ 4000 किलोमीटर के जो नेशनल हाईवेज़ थे इनका कंस्ट्रक्शन किया गया था, जिसकी मदद से 2015 में ये पर्टिकुलर नंबर जो था ये 77,000 किलोमीटर पर पहुँच पाया था। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये हम लोगों को देखने के लिए मिली है और करेंटली हमारा यहाँ पे जो नेशनल हाईवेज़ का नेटवर्क है ये 1.2 लाख किलोमीटर पर ऑलरेडी पहुँच चुका है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक ये पर्टिकुलर नेटवर्क जो है ये 1.8 लाख किलोमीटर तक पहुँच जाएगा। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर जो है ये हम लोग ऐड करने वाले हैं 2025 तक। इसका मतलब कि हर साल 1 लाख किलोमीटर के जो नेशनल हाईवेज़ हैं इनको एडअप किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हमारे रेल नेटवर्क के बारे में, तो हमारा रेल नेटवर्क जो है 1950 में सिर्फ 10,000 किलोमीटर का था और 2015 तक ये पर्टिकुलर नेटवर्क जो है ये 63,000 किलोमीटर तक पहुंच पाया था। लेकिन 2025 तक ये पर्टिकुलर नेटवर्क जो है ये 1.2 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब कि पिछले 10 सालों के अंदर हमारा जो रेलवे का नेटवर्क है ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। दोस्तों नेशनल हाईवेज़ और रेलवेज़ के अलावा दूसरे और सेक्टर्स में भी हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिली है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग पोर्ट के कैपेसिटी के बारे में बात करें तो पोर्ट की जो कैपेसिटी 1995 में थी वो सिर्फ 777 MTPA थी, जो कि 2015 में बढ़कर 1911 MTPA पर पहुँच गई थी। लेकिन ये पर्टिकुलर कैपेसिटी जो है ये 2025 तक 3000 MTPA तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब कि एक डिकेड के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 1100 MTPA का यहाँ पर जो एडिशन है वो करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सैनिटेशन का जो एक्सेस होता है, ये 2015 में सिर्फ 43% लोगों के पास में था, जो कि 2021 में बढ़कर 89% लोगों के पास में पहुँच चुका है। इसके अलावा यहाँ पे जो कुकिंग गैस का कवरेज है ये 2015 में सिर्फ 56% पर स्टैंड करता था, जो कि 2021 में 100% पर पहुँच चुका है। इसके अलावा दोस्तों 2015 में यहाँ पर जो टैप वाटर था ये सिर्फ 13% लोगों के पास में था, जो कि करंटली 52% लोगों के पास में पहुँच चुका है और टारगेट लिया गया है कि 2024 तक ये 100% लोगों तक पहुँच जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो पाइप्ड गैस कनेक्शन रहते हैं ये 2015 में सिर्फ 2.5 मिलियन पर स्टैंड करते थे, जो कि करेंटली 10 मिलियन का मार्क जो है इसको भी क्रॉस कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो अफोर्डेबल रूरल हाउसिंग का पूरा सिस्टम रहता है ये 2015 में सिर्फ 1 मिलियन लोगों के पास में था, जो कि करेंटली 25 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों के पास में पहुँच चुका है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के अलावा स्पेसिफिकली अगर हम लोग रेलवेज़ के बारे में बात करें तो पिछले 10 सालों के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस जो हैं ये हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं। जैसे कि यहाँ पे वंदे भारत जैसी मॉडर्न ट्रेन्स जो हैं ये हम लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। काफ़ी सारी ट्रेन्स के अंदर अब हम लोगों को LHB कोचेज़ जो हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। इसी के साथ में रेलवे स्टेशन के अंदर और ट्रेन्स के अंदर पहले के कंपेरिजन में जो साफ़ सफाई है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अगर आप लोग पहले कंपेयर करेंगे पिछले 10 साल के पहले से तो
तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी हुआ करती थी स्टेशंस के ऊपर और ट्रेन्स के अंदर, लेकिन करेंटली यहाँ पे जो साफ़ सफाई है इसमें इम्प्रूवमेंट हो चुका है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एकदम 100% सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है ये हम लोगों को देखने के लिए मिला है। इसके अलावा यहाँ पे जो रेलवे स्टेशंस हैं इनका रैपिडली यहाँ पे जो रीडेवलपमेंट का काम है ये किया जा रहा है। काफ़ी जगह पर अब आप लोगों को मॉडर्न स्टेशंस जो है ये देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में हमारे देश से रेलवेज़ का जो एक्सपोर्ट है इसको भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिसेंट टाइम में अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट है रेलवेज़ का इसमें हम लोगों को थोड़ा सा डाउनफॉल जो है ये देखने के लिए मिला है। तो एक्सपोर्ट भी हम लोगों को आगे जाके बढ़ाना है और इससे हमारा यहाँ पे जो रेलवे सेक्टर है इसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बूस्ट जो है ये देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा जो हमारा एविएशन सेक्टर है इसमें भी यहाँ पे उड़ान स्कीम की मदद से काफ़ी ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है इसको एनहेंस किया गया है। काफ़ी जगह पर नए एयरपोर्ट जो है इनका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, कई जगह पर नए टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं, नए रनवेज बनाए जा रहे हैं, जिसकी मदद से यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है एयरपोर्ट्स की इनको भी एनहेंस किया जा रहा है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सभी सेक्टर्स के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर काफ़ी कुछ काम जो है ये हम लोगों को देखने के लिए मिला है। अब आप लोगों ने क्या कुछ काम यहाँ पे नोटिस किया है पिछले 10 सालों के अंदर और आप लोगों को क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए मिले हैं अपने शहर के अंदर और आसपास में अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही था, पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। आने वाले टाइम में ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी ए ट्रैवलर, बी एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जनाब, तो इसमें वाकई कोई शक नहीं कि ये 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं और इन 10 सालों में इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। और अच्छा, एक और मज़े की बात है इस वीडियो में भी ख़ास तौर पे बताया गया इस बात का कि कोई भी डिपार्ट जो है ना छोड़ा नहीं गया। यानी कि यार एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस दे दिया। अच्छा, ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल होता है कि सारी चीज़ों को साथ लेके चलना। मैं मतलब इस चीज़ का वाकई मतलब है कि हकीकत है हाँ, कि एक चीज़ को लेके बंदा चल रहा होता है तो दूसरी चीज़ को लेके चलता है तो पिछली चीज़, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, सही तरीके से लेके चलना। आपकी एक एनर्जी, आपका एक वक्त, आपकी सोच, आपका सोचना, आपका आगे का प्लान करना किसी एक चीज़ को लेके तो हो सकता है, 2 चीज़ों को लेके हो सकता है, 3-4 चीज़ों को आपको एक साथ लेके आप। अच्छा, होता क्या है कि जब आप एक चीज़ के पीछे जाते हैं तो दूसरी की कारकर्दगी वो नहीं रहती, उस तरह से उसकी स्पीड या उसके अंदर जो काम हो रहा होता है वो नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि रेलवे को ले लिया, ट्रांसपोर्टर को ले लिया, को ले लिया, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ले लिया, रोड को ले लिया, एयरपोर्ट को ले लिया, नए रेलवे स्टेशंस को ले लिया, रीडेवलप के काम को ले लिया, कई ऐसी चीज़ें, इंटरनेट को ले लिया, कोई भी ऐसा डिपार्ट है, कोई भी एजुकेशन को ले लिया, हॉस्पिटल को ले लिया, हेल्थ को ले लिया, स्पोर्ट को ले लिया, कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा कि यार कहीं पर भी ये थोड़ा सा कोई कमतर रखा गया है किसी चीज़ को, या किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि ये 10 साल। और एक और चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है, शायद आप लोग भी इस पर कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया की हिस्ट्री के आज तक के ये वाले जो 10 साल हैं ये बहुत ज़्यादा यादगार, बहुत ज़्यादा डेवलप कहलाए जाने वाले 10 साल होंगे। और इन 10 सालों में मतलब बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई, बहुत बड़े अचीवमेंट हासिल किए उन्होंने, और ये हम देख भी रहे हैं। और इत्तफाक है, और ये इत्तफाक नहीं बल्कि हकीकत है कि मोदी जी के ये 10 साल। मैं वही कहने वाली थी कि 2014 में आए थे। 2014 से अगर हम चलें, अभी वैसे भी 2025 तो आया नहीं है, बाकी है, तो हम 2014 से भी अगर पकड़ लेते हैं 2024 तक 10 साल हो जाएंगे मोदी जी को। तो मैं ये सोच रही थी कि पूरा डिकेड किसके नाम है। तो जी अगर देखें ओवरऑल तो ये तो मोदी जी के नाम है, मोदी जी ने काम करा है, मोदी जी ही लीडर रहे, टीम है, आपने सही कहा, बहुत सारे लोग मुंसलिक होंगे, सबको क्रेडिट दे रही हूँ, लेकिन वही बात है ना कि आपका लीडर कैसा है। अब आपने जैसे मल्टीटास्किंग की बात करी कि एक प्रोजेक्ट पे एक बंदा काम करता है तो कोई कमाल की बात नहीं है, वो अच्छे से अच्छे तरीके से, खुश असलूबी के साथ, अच्छे मैनेजमेंट के साथ कर सकता है। लेकिन एक बंदा डिफरेंट टास्क कर रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट कर रहा है, डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहा है, डिफरेंट वेज में, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा देखिए, माइंड भी, आपका जो दिमाग है ना, उसको आपको थोड़ा सा मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड भी करना पड़ता है। अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती हूँ, मैं उसकी एक्सपर्ट हूँ फॉर सपोज,
मुझे उनकी चीज़ों का आइडिया है, तो मैं वो बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अब कोई मुझसे स्पोर्ट्स के हवाले से गाइडलाइन ले या मुझसे स्पोर्ट्स के हवाले से पूछे कि हम इसको बूस्टअप कैसे कर सकते हैं, इसमें पॉजिटिव चेंज कैसे आ सकता है, हम इसको रेवोल्यूशन की तरफ या इसके अंदर एक नया इनकलाब कैसे ला सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा मतलब शॉक्ड भी हो जाऊँगी और मैं थोड़ी सी स्पीचलेस हो जाऊँगी। मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है। इस बात को, इस चीज़ से मैं रिलेट करती हूँ कि जो बंदा है, यानी जो लीडर है, यानी कि मोदी जी, उनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। उन्हें पता है कि किस चीज़ से किस तरीके से काम लेना है, और उन्हें पता है हर चीज़ के बारे में। वो एक एक्सपर्ट हैं, यानी कि उनसे अगर स्पोर्ट की बात करें तो उनको डिटेल में हर प्लेयर के बारे में पता है, डिटेल में गेम्स के बारे में पता है, डिटेल में पता है कि इसको हम कैसे परवान चढ़ा सकते हैं। उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उसकी डिटेल्स उनको पता है। उसके अंदर वो ऐसा लगता है कि वाकई बहुत बड़े माहिरीन हैं, बहुत महारत रखते हैं, बड़ा काम करवाया है उन्होंने और करते आए हैं। फिर उनसे डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करें, मेट्रो के हवाले से आपने देखा, वंदे भारत ले लें, मेक इन इंडिया में आपने देखा कि कितने सारे प्रोजेक्ट, उससे मुंसलिक बड़े बड़े प्रोजेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लीडर है उसको मल्टीटास्किंग आती हो, प्लस उसको आती हो, और दूसरी बात ये कि वो बड़ा एक्सपर्ट हो हर काम में, तो शायद ये काम हो सकता है। और ये वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कह ले या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत कह ले एक इंसान की, क्योंकि एक इंसान से मुंसलिक होना इतने सारे प्रोजेक्ट्स का, इतना सारा बूस्टअप होना एक कंट्री का, और एक ऐसा ही एरा जिसके अंदर वो सत्ता में आया, जिसमें वो पावर में आया, उससे पहले देखने को नहीं मिला। रेवोल्यूशंस और भी आए होंगे, मैं ये नहीं कह रही, 90s में भी आया था मनमोहन सिंह के दौर में, जब उनने एक डिसीजन लिया था, चेंज किया था, कुछ चीज़ों को में तब्दीलियाँ लाए थे वो। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ और सिर्फ टोटली इनके दौर में, लेकिन जितना ज़्यादा, मैं ये कहूँगी जितना बल्क में काम इनके दौर में हुआ है वो किसी और दौर में नहीं दिखता, क्योंकि ये डिकेड ऑफ द मोदी है। मैं ये कहूँगी ये सहरा इनके सर है, और ये बड़ा सुनहरी डिकेड है, बड़े सुनहरी 10 साल हैं, ये डेवलप्ड 10 साल है, जिसके अंदर कंट्री जो है उसकी एक नई छवि सामने आई है और उभर कर सामने आया है, और बहुत ज़्यादा मजबूत तर बना है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मजबूत हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हर डिपार्ट के अपने मिनिस्टर्स होते हैं, और उन सबको फॉलो करना, उन सबको तरीके से काम लेना। स्पोर्ट के भी अपने मिनिस्टर होंगे, फॉरेन अफेयर के भी अपने मिनिस्टर हैं, हर डिपार्ट के, रेलवे के मिनिस्टर हैं, रोड्स के हैं, हाईवेज़ के हैं, नितिन गडकरी जी हैं, अश्विनी जी हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन उन सब को वो सब फॉलो कर रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी ने उन सबको एक तरह से टास्क देना, उन सब से एक होता है ना कि मतलब है कि कहाँ तक क्या कहानी पहुँची, कहाँ तक प्रूव्ड भी करते होंगे ना, कोई भी प्रोजेक्ट आता होगा उनके पास, DPR बनाते होंगे, उसको प्रूव्ड करते होंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये तो सारी चीज़ें, सारी कहानी आती है स्टेट गवर्नमेंट पे या फिर PM पे, यानी कि जो गवर्नमेंट है आपकी, जो वफाकी हुकूमत है। तो इसके बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। और मिनिस्टर्स बनाना भी इन्हीं के हाथ में होता है कि किसका मिनिस्टर किसको बनाया जाए, ताकि फिर ये कि ताकि काम रुके ना, काम में रुकावट ना आए। करप्शन बहुत होती है हर काम में, हर मिनिस्टर अपने हिसाब से करप्शन कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है कि ईमानदार लोग रखे जाएं, ईमानदार लोगों को एक टीम बनाया जाए, सारे लोग एक ही सोच वाले लोग हों जिनका मकसद मुल्क तरक्की करे। अगर ये एक प्रॉपर लाइन बन जाती है ईमानदार लोगों की, जिनका मकसद अपने कंट्री को आगे लेके जाना, तो फिर आपका मुल्क तरक्की करता है, फिर हर डिपार्ट तरक्की करता है, फिर हर जगह आपको तरक्की दिखती है, डेवलपमेंट दिखती है, और फिर उन सबको एक लीड करने वाली शख्सियत होती है जिनको फॉलो करते हैं सब। तब जाके एक पूरा एक, आज इस पर भी वीडियो बनती है कि 10 साल कैसे गुजरे, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई। अच्छा, बड़े बाशऊर भी हैं वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो आवाम है, बेशक बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, चीज़ों को, मुद्दे को समझना जानते हैं, और उसके पीछे का पस पर्दा जो रीज़न से, जो वजूहात है, उसको निकालते हैं, उसको सोचते हैं, और उस पर बड़ी बारीक बीनी से बात भी करते हैं और जांचते परखते भी हैं। तो मोदी जी का एक दफ़ा सत्ता में आना, फिर उन्होंने अपना पूरा टर्नओवर कंप्लीट करा, उनकी हुकूमत को नहीं गिराया गया, उनकी सत्ता को नहीं लिया गया, और उसके बाद दोबारा आना, और अभी कहते हैं कि फिर चांस है उनका। तो मैं ये कहती हूँ कि वहाँ की आवाम भी बड़ी बाशऊर है। उन्होंने देखा कि वाकई ये इंसान काम कर रहा है कंट्री के लिए, वाकई ये कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन जो दिख रहा है तो वो दिख रहा है, जो हो रहा है वो हर चीज़, हर बच्चा जानता है। बिल्कुल हमारा वाला हिसाब किताब नहीं कि कोई अच्छा भी कर रहा है तो उसको गिरा दो, कोई बुरा भी कर रहा है तो उसे रहने दो, तो ये गलत है। फिर इससे ही तो हम एक तरीके से बदनाम भी हुए और तंजीली की तरफ भी गए। तो एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी साहब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।